Good morning, students. Today we start the lecture number 16 on electrochemistry. The today's topic is electrolyte. Electrolyte. So, what is the electrolyte? We already discussed. The electrolyte means the dissociation of their respective ions. Ab dissociation of the respective ions means if the solution is NaCl, then they are dissociated in Na plus and Cl minus, or in a presence of electricity. So dissociation of the ions, dissociation of their respective ions is known as electrolytes. So basis of this, the electrolytes are classified into two types. Electrolytes are classified into two types. So how many types? Two types. What types? Strong electrolytes and weak electrolyte. Strong electrolytes and a weak electrolyte. Strong electrolyte means those chemical substances and those electrolytes which are completely dissociate in their respective ions. For example, salt, group number first and second members, group number first and second and their salts. HCl, the strong acid, HCl, HNO3 and sulfuric acid, nitric acids and hydrochloric acid is there. So that is the HCl, HNO3 and H2SO4. They are the very, very strong acids. And the weak electrolytes, the other group number first and second is the strong, very, very strong. Particularly the basic example for this one, not the 100%, but the basic example जिससे आप लोगों को याद हो सके. And then other group salts and the organic acids are related to weak electrolytes. चलिए कुछ characteristic इसमें देख लेते हैं. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये जो 100% डिसोसिएटेड है, 100% डिसोसिएट होने वाले ये जितने भी आपके पास साल्ट है दे आर द कंप्लीटली डिसोसिएट, कंप्लीट पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएंगे अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयंस में. कंप्लीटली डिसोसिएट ऑन देयर कंस्टिट्यूएंट्स आयंस. कैसे? जैसे आपके पास है CuSO4. अब CuSO4 जो है, अब देखिए इसके अंदर CuSO4 है. अब ये मेंबर ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकंड का नहीं है, लेकिन ये तो इसका पार्ट है. दैट्स व्हाई इट इज स्ट्रॉन्ग. इक्विलिब्रियम में आपने देख रखा था, चैप्टर इज इक्विलिब्रियम में आपने फिर से 11th में चैप्टर में इक्विलिब्रियम में जिसमें इन इलेक्ट्रोलाइट्स की क्लासिफिकेशन अच्छी तरह से दे रखी है. तो इन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में आप 11th से भी कंसल्ट कर सकते हो. तो कॉपर सल्फेट है, अगर कॉपर सल्फेट पूरी तरह से टूट जाता है, पूरी तरह से अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयन में, then it is the example of strong electrolyte. तो 100% डिसोसिएट होगा, एक बात. दूसरी, इसकी अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अल्फा जो है ऑलवेज 1 होगी. अल्फा जो है हमेशा 1 होगी इसकी. अब अल्फा कैसे है? अल्फा हम कैसे निकालेंगे? अल्फा इज नंबर ऑफ मोल ऑफ डिसोसिएटेड अपॉन टोटल मास. टोटल मोल्स नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल मोल्स कितने थे, कितने मोल इसके डिसोसिएटेड, टोटल मोल कितने थे. अगर इन दोनों का हम रेशियो निकालें दैट इज अल्फा. तो ये आपको पता होनी चाहिए. सेम. और उसके बाद क्या है आपके पास? तो 3 पॉइंट आपके पास है, जनरली 3 पॉइंट आपके पास हो जाते हैं. इसके अलावा भी आप बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हो. अपने बुकों से कंसल्ट कर दीजिए कि कौन से इलेक्ट्रोलाइट है, कौन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कौन से वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो सबसे पहली बात क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ग्रुप नंबर फर्स्ट के मेंबर और ग्रुप नंबर सेकंड के साथ जो भी बनेंगे, जिसके साथ भी बनेंगे वो स्ट्रॉन्ग होगा. और HCl, HNO3 और H2SO4 नॉट 100% बट इट मे बी 100%. और दूसरा हो गया कि 100% डिसोसिएट होने वाले जो भी आपके पास केमिकल सब्सटेंस आपको इलेक्ट्रोलाइट के बेस पे दिखाई देगा वो आपके पास स्ट्रॉन्ग है. जिनकी अल्फा की वैल्यू 1 आएगी वो भी आपके पास स्ट्रॉन्ग है. और अल्फा हम किसे कहेंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट और टोटल मोल उसके अंदर कितने हैं, नंबर ऑफ मोल कितने हैं और टोटल मोल से उसमें कितने हैं. नेक्स्ट अगला, इसी तरह से आप इन 2-3 पॉइंट को कलेक्शन करिए वीक के लिए. तो वीक के एग्जांपल क्या आपको बताया था. जैसे आपके पास हो गया खुद एक फेमस एग्जांपल, जैसे आपके पास है एसिडिक एसिड. और जैसे एक एसिड और मिलता मैक्सिमम H2CO3, आपको नाम इसका पता होगा, कार्बोनिक एसिड. दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ वीक. तो इन वीक को बेस पे एग्जांपल को कलेक्शन करिए और साथ में ही बताइए कि इनका अल्फा क्या होगा और 100% डिसोसिएट कीजिएगा, ये कितने % डिसोसिएट होंगे. अब आगे जाके हमारे पास दोनों ही हैं. इसके बारे में एक्सप्लेनेटरी है, इसके बारे में एक्सप्लेनेटरी है. तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग के ऊपर बात. तो ये हो गया आपके पास. अब देखिए यहाँ पे नोट क्या है. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा बढ़ेगी और डाइल्यूशन के बढ़ाने पर. अल्फा इंक्रीज हो रही है जब हम इसको डाइल्यूशन हम बढ़ा रहे हैं. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में क्या बात है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर अल्फा को हम बढ़ाते हैं या फिर डाइल्यूशन हम इंक्रीज करते हैं तो अल्फा भी इसका बढ़ता है. आपको जरूर ध्यान रखनी है. दूसरी बात है, अब था हमारे पास लैम्डा एम आपको पहले भी पता, मोलर कंडक्टिविटी के बेस पर आपके पास है. तो लैम्डा एम ऑफ द सोल्यूशन डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स. तो लैम्डा
लैम्डा एम क्या था, लैम्डा एम पहले जा चुका है लैम्डा एम। तो लैम्डा एम जो है उन किन चीजों पर डिपेंड करता है, अगला टॉपिक इसके बाद पे जुड़ा रहता है। तो लैम्डा एम के लिए हमारे पास 3 फैक्टर हैं। नंबर 1 नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, फिर से वही जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट था आपके पास, इलेक्ट्रोलाइट कौन से थे ये, तो इनके ऊपर है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 2 ही तरह के होंगे, स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा, इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। दूसरा हो गया आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कैसी है भाई, कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट है, हमने इसके ऊपर भी क्वेश्चन ले लिखी थे। प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस 6 केस आपने इसके ऊपर डिस्कस कर रखे थे। देन उसके बाद होगी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गया इसका टेम्परेचर। तो देयर आर द 3 फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ लैम्डा एम। तो हम इनके ऊपर भी हम बात कर पाएंगे इस इलेक्ट्रोलाइट्स को लेकर। तो मैंने आपको बताया था कि भाई इलेक्ट्रोलाइट कितने होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट होते हैं 2 तरह से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। इन इलेक्ट्रोलाइट को अफेक्ट करने वाले ये चीजें हैं जिनके ऊपर आगे चैप्टर चलेगा थोड़ा सा। चलिए अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग की बात। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग क्या है, वेरिएशंस ऑफ लैम्डा एम विथ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बेस पर वेरिएशंस कैसे मिलेगी, किसमें, लैम्डा एम में। तो लैम्डा एम में मिलने वाली वेरिएशंस इन द रिस्पेक्ट ऑफ देयर कंसंट्रेशन। तो पहली बात होगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करिए। देखिए जरा बहुत ही शॉर्ट में लिखा हुआ, अगर मैं डाइल्यूशन इसका बढ़ाऊंगा तो कंसंट्रेशन इससे कम होगी, तो नंबर ऑफ आयंस रिमेन द सेम। देखो क्या लिखा हुआ जरा वापस देखिए। डाइल्यूशन के बढ़ाने पर, अगर डाइल्यूशन में बढ़ाऊंगा कंसंट्रेशन की कम होगी, तो नंबर ऑफ आयंस रिमेन द सेम। किसके लिए है ये, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। नंबर ऑफ आयन तो पहले से उसके डिसोशिएट हो चुके हैं, कंप्लीटली पूरी तरह से 100% डिसोशिएट हो गया, तो आप डिसोशिएट के लिए उसके पास कुछ नहीं बचा, इसीलिए ये रिमेन द सेम रहेंगे। बात समझ में आई। अगर वो 100% आपने देखो ऊपर लिखा था, आपने बोला था कि 100% डिसोशिएट हो जाता, अगर ये 100% डिसोशिएट हो गया तो अब अगर मैं इसके डाइल्यूशन को बढ़ा रहा हूं तो कंसंट्रेशन कम होगी, तो नंबर ऑफ आयंस रिमेन द सेम। ये इंपॉर्टेंट बात है जो पेपर में एक नंबर में आपको मिलेगी। दूसरी बात क्या है, तो हुआ क्या, फिर डाइल्यूट करने का फायदा क्या हुआ, फिर डाइल्यूट करने से क्या हुआ, बट द आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज। आयनिक मोबिलिटी बढ़ गई, आयन का मोशन बढ़ गया, आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज, तो लैम्डा एम भी बढ़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 2-3 बार इसे देखेगा, वॉच करेगा, देखेगा मैंने आपको क्या बताया। चलिए सेकंड पॉइंट इसमें क्या है, एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन अगर हम लगातार उसको डाइल्यूट करते चले जाते हैं तो लैम्डा एम जो है हमारे पास मैक्सिमम मिलेगी। और इस मैक्सिमम मिलने वाली कंडीशन को मैं क्या कहूंगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास वैसे 2 हैं, लैम्डा नॉट एम है इसको रिप्रेजेंट करने, और लैम्डा इन्फिनिटी एम है हमारे पास इसके लिए रिप्रेजेंट करने के लिए। और इसको कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास आती है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक इक्वेशन आती है, दैट इज कॉल्ड हक्कल-डिबाई इक्वेशन या डिबाई-हक्कल इक्वेशन। तो इसके लिए आपके पास क्या है, लैम्डा सी एम और लैम्डा नॉट एम ऊपर एक्सप्लेन हो गई, और माइनस ए एंड रूट सी। अब ये ए क्या, हक्कल डिबाई कांस्टेंट है या डिबाई हक्कल कांस्टेंट है। सी क्या, अभी ऊपर आया था आपके पास कि कंसंट्रेशन के बेस पे लैम्डा एम नॉट ये आपके पास है इन्फिनिटी डाइल्यूशन पे, और गिवन कंसंट्रेशन लैम्डा सी एम, गिवन कंसंट्रेशन इसकी कितनी होगी, तो लैम्डा सी एम गिवन कंसंट्रेशन में, लैम्डा नॉट एम इन्फिनिटी डाइल्यूशन पे आपके पास है जिसमें लैम्डा एम आपको मैक्सिमम मिलेगी। ए क्या है, हक्कल डिबाई कांस्टेंट है, और सी क्या है, सी इज द कंसंट्रेशन फॉर द दिस। तो ये याद रहे। सेम इसी तरह के पॉइंट आपको कलेक्ट करने की वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सा तरीका होगा। तो इन्फिनिटी डाइल्यूशन को निकालने के लिए हमारे पास क्या था, इन्फिनिटी डाइल्यूशन यानी कि लैम्डा एम मैक्सिमम मिलेगा, इसको हम बोल रहे थे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि हम लैम्डा एम को मैक्सिमम किस बेस पे निकाल सकते हैं, तो किस बेस पे निकालेंगे, लैम्डा सी एम के बेस पर। और लैम्डा नॉट एम क्या हुआ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और ए क्या हुआ, हक्कल डिबाई कांस्टेंट, और सी क्या हुआ, सी इज कंसंट्रेशन। तो ये पॉइंट हो गया आपके पास किसके लिए, ये पॉइंट हो गया आपके पास डिबाई हक्कल इक्वेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सेम इसी तरह से 2-3 पॉइंट का कलेक्शन करिए किसके लिए, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और साथ में एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इसके ग्राफ भी मिलते हैं हमें, ग्राफ, तो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन इनकी होनी चाहिए। तो बोथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, बुक में आप देख सकते हो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कैसे है। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में केवल 2 चीजें आपको मिलेंगी, यहां आपके पास क्या है, क्वेश्चन मार्क यहाँ है, और यहां आपके पास कैसा है। तो एक ग्राफ आपके पास चल रहा है इस तरह से, हल्का सा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा चेंजेस नहीं है, क्योंकि अभी आपने बताया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर 100% डिसोशिएट हो जाता है, 100% डिसोशिएट हो जाएगा तो इसके अंदर चेंजिंग नहीं है।
इसके अंदर चेंजेस नहीं है। मैं इसके ऊपर बाद में भी बात करूंगा जैसे जैसे हमारे पास ऑड समय बचता है, और यहाँ पे भी। और लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा सा इस तरह से मुड़ते हुए आपको दिखाई देगा। तो ये आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट, आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या पता करिए और दोनों ग्राफ को पेस्ट करिए। कहाँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के पास और यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के पास। इस तरह का कलेक्शन करिए दोनों को दोनों पॉइंटों में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट में। और इसमें आपके पास डिवाई-हैक्केल इक्वेशन आ चुकी है। डिवाई-हैक्केल इक्वेशन को याद कर लीजिए, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलेगा। और इसके ऊपर जो है बेसिकली जनरल क्वेश्चन जो आपके पास 1-1, 2-2 मार्क्स के मिलते हैं, इक्वेशन आपसे पूछी जाती है, न्यूमेरिकल के कंपोनेंट यहाँ पर नहीं है। हाँ, ये जो आगे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर एक साइंटिस्ट का नाम आने वाला है, उस साइंटिस्ट का नाम पकड़िए और बताइए वो कौन सा लॉ था, और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बताइए। अभी भी सारे के सारे बच्चे जो है प्रॉपर कॉपी को चेक नहीं करा रहे हैं। गिने चुने से कुछ ही बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स के साइन के साथ कॉपी को भेज रहे हैं। मुझे सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इन चैनलों को सब्सक्राइब करिए, बताइए कि आपने किस तरह से इस काम को, इस केमिस्ट्री के चैप्टर को आगे बढ़ा रखा। तो ये थे हमारे पास बात आज किस चीज की, केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 16 इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर बात। तो इलेक्ट्रोलाइट्स वाला जो पोर्शन था अब आपके पास खत्म होने की तरफ है। इसमें 2 टॉपिक आपके पास और बच रहे हैं। एक तो आपके पास बच रहा है आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर बात, जो आप मैक्सिमम कर लीजिए तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद आपके पास बच रहा है इसी के अंदर आने वाला लॉ, जिसको हम कहते हैं कोलरस लॉ, जो मैंने आपको दे रखा पढ़ने के लिए। कोलरस लॉ द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्राफिक आप इसके ऊपर बना लीजिएगा। और आप दूसरा इसमें बच रहा है आपके पास कोरोजन और इवन सेल। तो आपके पास हो गया कोरोजन, सेल और कोलरस लॉ, ये 3 पॉइंट आपके पास बच रहे हैं। लेकिन ये तो आप लोग करेंगे ही करेंगे, ये तो क्लास कॉपी में आपको करना ही करना है। और उससे पहले जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो हम लोगों ने क्लास में आपके पास ले रखा था कि भाई हमने एक लिस्ट बता रखी थी कि भाई ये हमारे पास चैप्टर होंगे जो हम खुद करेंगे, और ये चैप्टर थे हमारे पास कुछ सेल्फ वाले। तो सेल्फ वाले चैप्टरों को जरा ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास आ रहे थे। केमिस्ट्री नंबर 16 का लेक्चर चल रहा है। तो सेल्फ वाले चैप्टर कौन से थे भाई? पहले हमारे पास देखिए, अब सॉलिड स्टेट का अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, पता करेंगे सॉलिड स्टेट है या नहीं है। सोल्यूशन देखो हमारे पास जा चुका है ऑलमोस्ट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे पास फिनिश की तरफ है। केमिकल काइनेटिक्स हमारे पास आ जाएगी कुछ समय के बाद। और देन सरफेस केमिस्ट्री ये हमारे पास चैप्टर है फिजिकल के, मेरे बच्चों, फिजिकल के। तो ये चैप्टर हमारे पास जा चुका है, ये चैप्टर हमारे पास जा चुका है। केमिकल काइनेटिक्स हमारे पास स्टार्ट होगा बाद में, और सरफेस केमिस्ट्री हमारे पास बाद में स्टार्ट हो जाएगी। और इसको भी मैंने आपके लिए सेल्फ के चैप्टर पर रखा था। देन उसके बाद क्या है, प्रिंसिपल एक्सट्रैक्शन आपके पास सेल्फ का चैप्टर था। और देन उसके बाद पी ब्लॉक यहाँ पर है, पी ब्लॉक यहाँ पे डी एंड एफ ब्लॉक हमारे पास है। और हमारे पास है कोऑर्डिनेट यानी कि सीसी कंपाउंड, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री। चलिए, और यहाँ पर था ऑर्गेनिक वाले पोर्शन था फंक्शनल ग्रुप नंबर 1, फंक्शनल ग्रुप नंबर 2, फंक्शनल ग्रुप नंबर 3 और फंक्शनल ग्रुप नंबर 4। और यहाँ पर उसके बाद था हमारे पास बायोमोलिक्यूल, देन उसके बाद था आपके पास बायोमोलिक्यूल पॉलीमर, देन उसके बाद था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के ऊपर जो बात थी, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो देखिए, ये वाला चैप्टर के ऊपर हमारी बात हो चुकी, ये वाला चैप्टर हमारे पास बात चुकी। ये थे हमारे पास सेल्फ वाले चैप्टर। यहाँ पर है सेल्फ, इसको भी आप सेल्फ में मान सकते हैं। तो पढ़िए जरा इस चैप्टरों को। सेल्फ वाला चैप्टर ये भी है, सेल्फ वाला चैप्टर ये भी है, सेल्फ वाला चैप्टर ये भी है। इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेटरी बात नहीं है, आप इसको कृपया करके जरूर पढ़िए। इन तीनों चैप्टर को फिर से रिवाइज करिए और बताइए कि किस तरह की प्रॉब्लम इन तीनों चैप्टर में आती है। इसके अलावा आपके पास सेल्फ वाला चैप्टर था ये प्रिंसिपल एक्सट्रैक्शन। दीज आर द सेल्फ चैप्टर, जो आप खुद रीडिंग लगा सकते हैं। इनमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस के पार्ट नहीं है, इसमें आपको पास रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं बनेगी। लेकिन मैं इनको चैप्टरों को आपको बताऊंगा, और इसके लिए मेरे पास लगभग 3 लेक्चर होने चाहिए। 3 लेक्चर के अलावा चौथे लेक्चर की इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इन फ्यूचर में। चलिए, और जैसे इसमें पॉलीमर में हमारे पास 3 लेक्चर थे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के अंदर 3 लेक्चर थे, बायोमोलिक्यूल्स हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल एक्सट्रैक्शन। आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, इससे पहले कि मैं प्रिंसिपल एक्सट्रैक्शन में आ जाऊं और इसके ऊपर एक्सप्लेन आपको करने लगूं। तो ये आपके पास सेल्फ चैप्टर था, यहां से ये वाला आपके पास सेल्फ चैप्टर है। तो जे आर द रिलेटेड द सेल्फ चैप्टर। तो प्रिंसिपल एक्सट्रैक्शन के अलावा सरफेस केमिस्ट्री आपके पास। तो ये हो गया आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट। ये हो गया, ये वाला सेक्शन हमारे पास है। और इनऑर्गेनिक का पार्ट, और जिसमें कि ग्रुप नंबर 15 का भी एडिशन है। अब आगे जाकर उसकी श्योरिटी ली जाएगी। और देन यहां पर हो गया आपके पास और ऑर्गेनिक वाले चैप्टर। तो ऑर्गेनिक वाले चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट बात है, जहां पर आपके नंबर ऑफ रिएक्शन है, थोड़ी सी आपके पास मैकेनिज्म, थोड़ी सी आपके पास एक्सप्लेनेटरी, थोड़ा सा आपके पास कुछ टेक्निकल टर्म्स यहाँ पर आते हैं। तो 4 चैप्टर यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पी ब्लॉक, यहाँ पर 3 चैप्टर ये हैं जिनकी रिक्वायरमेंट अच्छी खासी बनती है। और यहाँ पर ये 3-4 चैप्टरों का सेक्शन आपके पास यहाँ पर बनता है।
तो ये सेल्फ वाले चैप्टर के ऊपर कमांड लीजिए। हो सकता है कोई पोर्शन आपका कटे, हो सकता है कोई पोर्शन आपके पास रिलीज हो जाए, कम हो जाए, कोई चैप्टर का पोर्शन हो सकता है आपने जो केमिस्ट्री में अवेलेबल हो सकती है उसमें से 2-3 टॉपिक कम हो जाए, पॉलीमर में कम हो सकता है। तो उसी तरह से हम चैप्टरों को जो है इंक्रीज कर रहे हैं, कोई ना कोई पोर्शन। आप देखिए फिजिकल के वाले 2 चैप्टर हो गए, ऑर्गेनिक वाले 2 चैप्टर हो गए, इनऑर्गेनिक वाले हमें स्टार्ट करना है प्रिंसिपल एक्सट्रैक्शन, और इसको भी हम 1-2 चैप्टर यहाँ पर जरूर करना चाहेंगे। तो प्रिंसिपल एक्सट्रैक्शन देख लीजिए। अगर हमारे पास लेटेस्ट कुछ अपडेट होती है आप लोगों के पास है, उसे शेयर करिए, बताइए और अपने ग्रुप में सेंड करिए। तो आज का जो हमारा पार्ट था वो आज का पार्ट शायद आपको समझ में आया। मैंने प्रिंसिपल एक्सट्रैक्शन आपके लिए दे रखा है, प्रिंसिपल एक्सट्रैक्शन की स्टार्ट कर दीजिए। सेल्फ की स्टडी, सेल्फ के लिए नोट बनाइए, बताइए आपने इसके चैप्टर को आपने क्या क्या कर रखा है। तो आज की बात जो थी हमारी थी वो थी आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लेक्चर नंबर हमारे पास था 16, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर पूरी की पूरी बात कर लीजिए, इनके ऊपर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कर लीजिए और सभी को बताइए, सभी को सब्सक्राइब करिए। सभी अभी भी आप लोग पिछड़ रहे हैं, पिछड़िए मत कृपया करके। तो होप सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडीशन के बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन। द हेल्पफुल दिस वीडियो टू इंक्रीज योर नॉलेजेबिलिटी अबाउट द डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड वेरिएशंस ऑफ देयर लैम्डा एम। तो कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड हैव अ ग्रेट डे एंड डबल नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।